गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 29 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किन देशों ने संयुक्त रूप से एक नई पहल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट शुरू करने की योजना बनाई है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूके, उपयुक्त तीनों देशों ने। तो करेक्ट आंसर इज डी, यानी कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम, इन तीनों ने मिल करके एक पहल जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंस आइलैंड स्टेट शुरू करने की योजना बनाई है। और आइए इसके बारे में देखते हैं। तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और छोटे द्वीप विकासशील देश स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के साथ मिल करके इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंस आइलैंड स्टेट नाम से एक नए समूह की शुरुआत करेंगे। इसके बारे में देखते हैं कि यह समूह आगामी कोप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज 26 सम्मेलन के अवसर पर अस्तित्व में आएगा। ठीक है, इस मंच का उद्देश्य क्या होगा? एक ऐसा गठजोड़ तैयार करना जो द्वीपीय देशों में प्राकृतिक आपदाओं के समय पर टिके रहने वाले और आर्थिक नुकसान को कम करने वाले बुनियादी ढांचे को विकसित करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये जो द्वीप समूह है फ्रेंड, जिसमें से हम बात कर रहे हैं, जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, इसके अंतर्गत देखा जाए कौन कौन से देश शामिल होते हैं, तो इसमें लेकर जाए 58 देश शामिल होते हैं। ये कौन कौन से? जो कैरेबियाई हो गए, प्रशांत हो गए, अटलांटिक, हिंद महासागर, भूमध्य सागर और दक्षिण चीन सागर के 58 देश जो है वो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स में शामिल होते हैं। और इनकी अगर बात करें, इनके प्रति क्या चुनौतियां हैं, तो इन सभी जो हैं वो भूभौतिक और जल मौसम संबंधी खतरों के प्रति काफी अधिक या सबसे अधिक जो है वो संवेदनशील और संकटग्रस्त क्षेत्र हैं। ठीक है, इनमें देखा जाए ये जो अधिकांश देश हैं जो हम इनके बारे में बात कर रहे हैं, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के बारे में जो बात कर रहे हैं, इसमें जो लगभग देश हैं वो देखा जाए तो सुनामी, चक्रवात, भूकंप, भारी बारिश की स्थिति से बार बार क्या होते हैं, इनको बार बार भयंकर स्वरूप से एक तरीके से इनको बार बार ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है, ऐसे भयंकर स्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो और जो ये आपदाएं आती हैं, कौन सी आपदाएं? ये जो सुनामी, चक्रवात, भूकंप, भारी बारिश, इन सब आपदाओं के कारण ये इन देशों का बहुत ही अधिक आर्थिक नुकसान होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये जो समूह है वो क्या करेगा? सबसे पहले जो सर्वाधिक संकटग्रस्त देश हैं और जो समुदाय हैं उन पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो इस संबंध में हमने जैसा कि बात किया कि जो छोटे द्वीप समूह विकासशील देश हैं, जो सबसे अधिक जो इन सारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, इन आपदाओं से संबंधित जो चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, उनके लिए ठीक है जरूरी समझे जाने वाले सभी तकनीकी जानकारी और सहायता तक आसान पहुंच मुहैया कराया जाएगा। किसके द्वारा? ये इस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंस आइलैंड स्टेट जो समूह की जो शुरुआत की गई है, इनके द्वारा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इनके लिए जो भी कुछ जो आवश्यक जो तकनीकी है, जो जानकारी है, जो सहायता है, उसके लिए इन तीनों देशों ने मिल करके यानी कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और भारत ने IRIS ठीक है के लिए $1 करोड़ की शुरुआती कोष के लिए प्रतिबद्धता जताई है। ठीक है, तो आपका जो आप देखेंगे इसके लिए प्रतिबद्धता जताई है कितने? $1 करोड़ की। 2021 अगर हम बात करें कोप 26 यानी कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी जो 26वां होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है? तो ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है वो 31 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच में ग्लासगो, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है, वहाँ पे इसका आयोजन होने वाला। और इसी दौरान इसका शुभारंभ किया जाएगा। किस चीज़ का? इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंस आइलैंड स्टेट जो है एक समूह की शुरुआत की जाएगी। किसके द्वारा? भारत, यूके और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ठीक है, किन देशों को? ये जो सर्वाधिक जो संकटग्रस्त देश हैं, जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, जो कि प्राकृतिक आपदाओं से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उन पे काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, आर्थिक हानि होती है। इन देशों को संबोधित करने के लिए, इन देशों को सहायता करने के लिए इस चीज़ का गठन किया गया है। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में सेना द्वारा नागरिक शासन भंग कर आपात स्थिति की घोषणा की गई? सूडान, श्रीलंका, ईरान एंड म्यांमार। तो करेक्ट आंसर इज ए, सूडान में किया गया फ्रेंड। देखिए अभी कुछ दिन पहले म्यांमार में भी किया गया था, लेकिन यहाँ पे हमारा प्रश्न पूछ रहा है हाल ही में, यानी कि रिसेंटली 2 से 3 दिनों के अंदर ही बात करें, या फिर इस
इसी मंथ बात करें तो यहाँ पे सूडान में वहाँ पे सेना के द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया। वहाँ की सरकार को भंग करके सेना जो है वहाँ पे राजनीतिक नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। और कुछ समय पहले यही स्थिति म्यांमार में भी बनी हुई थी, ठीक है। वहाँ पे भी लोकतांत्रिक सरकार को भंग करके वहाँ की सेना ने अपना कमांड अपने हाथ में, वहाँ के शासन प्रशासन व्यवस्था कमांड अपने हाथ में ले लिया। तो देखते हैं सूडान की सेना ने नागरिक शासन भंग कर दिया और आपात स्थिति की घोषणा कर दी। कारण क्या है? प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक को उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ नजरबंद कर दिया गया तथा राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। वहां के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इस तख्ता पलट में हिस्सा नहीं लेने से या फिर हिस्सा लेने से इनकार कर दिया, जिसके कारण वहां की सेना ने इनको क्या कर दिया, हिरासत में लेकर इनको नजरबंद कर दिया और स्वयं क्या किया, वहां पे उस राजनीतिक सत्ता को अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। इसमें देखा जाए तो सूडान में लंबे समय तक सत्तारूढ़ ओमान अल बशीर को 2 साल पहले अपदस्थ किए जाने और एक अस्थायी सरकार की स्थापना के बाद से सेना और नागरिक प्रशासन के बीच तनाव चला आ रहा था। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक तानाशाह था जिनका नाम था ओमान अल बशीर। तो इनको ये निरंकुश शासक थे उमार अल बशीर। तो इनको 2 साल पहले ही सत्ता से हटा दिया गया और फिर वहाँ पे क्या किया गया, एक लोकतांत्रिक सरकार के बनाए जाने की बात की गई। तो उसके लिए यहाँ पे जब अल बशीर को हटाया गया, सत्ता से हटाने के बाद उसके तुरंत बाद एक स्वायत्त शासी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ को समझने की कोशिश करिएगा, एक स्वायत्त शासी परिषद, ठीक है, परिषद के द्वारा एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। और इस स्वायत्त शासी परिषद में देखिए कौन कौन थे, सैन्य और असैन्य नेता, ठीक है, सैन्य और असैन्य नेता दोनों ही शामिल थे और इन्हीं के द्वारा वहां पे क्या किया जा रहा था, वहां पे शासन चलाया जा रहा था, ठीक है। और बाकी इस चीज़ पे क्योंकि यहाँ पे जो राजनीतिक जो नेता थे, जो धड़े थे, जो कि शासन, जो अंतरिम सरकार को चला रहे थे, और इस अंतरिम सरकार के जो प्रधानमंत्री कौन थे फ्रेंड, अभी हम लोगों ने बात किया, इस अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक थे। तो इन नेताओं के बीच, जो राजनीतिक धड़े थे, इनके बीच क्या हो गया, झगड़े चल रहे थे, इनके बीच काफ़ी मतभेद चल रहे थे। और मतभेद चलने को काफ़ी किस चीज़ के लिए मतभेद चल रहे थे, जो वहाँ पे जो सूडान में जो मुद्दे हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाने को लेकर के आपस में मतभेद चल रहे थे। इस मतभेद के कारण, इस लड़ाई के कारण वहाँ की सत्ता ने हस्तक्षेप करके, सेना ने हस्तक्षेप करके वहाँ की जो अंतरिम सरकार है उसको भंग करके कंट्रोल पूरा क्या ले लिया, अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। चूँकि इसकी काफ़ी ज़्यादा आलोचनाएं चल रही हैं, वहाँ की जनता के द्वारा सेना का काफ़ी विरोध किया जा रहा है। वहाँ की जो राजधानी है खार्तूम, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अन्य देशों जैसे कि अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, इन विभिन्न देशों के द्वारा भी इस स्थिति का, सेना के द्वारा इस किए गए इस कृत्य का भी काफ़ी ज़्यादा आलोचना की जा रही है। लेकिन और इसी विरोध प्रदर्शन में काफ़ी कहा जा रहा है गोलियां भी चली हैं, कुछ लोग की मृत्यु भी हो गई, कई लोग मरे हैं। तो इस चीज़ को लेकर के वहाँ पे जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर बनी हुई है इस समय वर्तमान में देखें तो। यहाँ पे सूडान इस समय देखा जाए तो आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसे काफ़ी मदद मिल रही थी, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, जो समुदाय है, लेकिन तख्ता पलट के बाद से इस मदद को रोक लिया गया। क्योंकि आप सूडान के बारे में काफ़ी सुने होंगे, काफ़ी गरीब देश है वो, ठीक है, और वहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हुई थी, बाहरी देशों के द्वारा उसको सहायता दी जाती थी। लेकिन जो इस कृत्य के द्वारा, यानी कि जो सेना के द्वारा वहाँ पे सरकार को भंग करके और कंट्रोल जो अपने हाथ में लिया गया, जो सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया, वहाँ पे इस चीज़ की आलोचना की गई। और खासकर जो अमेरिका वगैरह जो नेशंस हैं, जो इनको आर्थिक सहायता देते थे, उन्होंने तत्काल जो है डिसीजन के साथ ही इस चीज़ को बंद कर दिया है। तो इस समय वहाँ पे काफ़ी स्थिति गंभीर बनी हुई है। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न आ सकता है कि किस देश में भी हाल ही में, आपके आगामी एग्जाम में, कि किस देश में भी हाल ही में सैन्य तख्ता पलट किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा किस संस्था के साथ मिजोरम में शहरी यातायात में सुधार हेतु ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। तो जो मिजोरम है वहाँ पे जो शहरी यातायात में सुधार के लिए जो ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, किस संस्था के साथ किया गया है केंद्र सरकार का? IMF के द्वारा, ADB के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा या फिर SBI के द्वारा? करेक्ट आंसर डी, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। एशियन डेवलपमेंट बैंक और केंद्र सरकार ने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है, किस चीज़ के लिए? मिजोरम में जो शहरी यातायात में सुधार के लिए। आइए इसके बारे में समझते हैं कि केंद्र और एशियाई विकास बैंक ने पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम की राजधानी आइजोल में शहरी यातायात में सुधार के लिए परियोजना पर हस्ताक्षर किया, ठीक है। तो फ्रेंड, ये जो आइजोल है ना, आइजोल जो कि किसकी राजधानी है? ये मिजोरम की राजधानी है।
और इसके बारे में अगर देखें आइजोल के बारे में, तो ये वहाँ की प्रशासनिक और सेवा उद्योग का केंद्र है, किसका, मिजोरम का। ठीक है, तो यहाँ पे जो आइजोल है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अनियोजित शहरीकरण के कारण, ठीक है, तो वहाँ पे जो शहरी आवागमन काफ़ी ज़्यादा बाधित रहता है। जैसे कि वहाँ पे अगर हम बात करें, वहाँ पे जो कम चौड़ी सड़कें हैं, संकरी जो सड़कें हैं, उन पे काफ़ी ज़्यादा यातायात की काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। तो इससे क्या होता है, सड़क असुरक्षा, तो इससे जो सड़क सुरक्षा और लोग और जो सामानों का जो सुगम आवाजाही है या फिर पर्यावरणीय स्थिरता है, उस पर प्रतिकूल असर पड़ता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो वहाँ पे यानी कि जो शहरी आवागमन में सुधार लाने के लिए इस परियोजना को तैयार किया गया, जिसमें कि इस समझौते में, जिसमें जो कि केंद्र सरकार और जो कि एडीबी के बीच में हुआ, इस समझौते में $45 लाख के प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग पीआरएफ ऋण के से जुड़े करार पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, तो इसी चीज़ को, जो शहरी आवागमन में सुधार लाने के लिए, जो सुधार लाने से संबंधित जो भी परियोजनाएं जो तैयार की जाएंगी, उन्हें जो डिज़ाइन किया जाएगा, उनके लिए लगभग $45 लाख की जो है प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग पीआरएफ ऋण पे जो है वो समझौता किया गया है। ठीक है, तो यही चीज़ है, इसका उद्देश्य जो है, ताकि जो आवागमन है उससे जुड़ी जो समस्याएं आ रही हैं उसका अस्थायी समाधान निकाला जाए। ठीक है, शहरी पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको हल किया जा सके। तो पीआरएफ आइजोल में शहरी यातायात के लिए दीर्घावधि के उपाय जो है वो विकसित करने में समर्थन करेगा। ठीक है, बाकी एडीबी की फ्रेंड स्थापना कब हुई थी, 1966 में हुई थी। आप मुझे थोड़ा सा एडीबी के बारे में इंट्रो दीजिए, कैसे एडीबी के सदस्य दोस्त कौन है और एडीबी जो है वो किस क्षेत्रों में कार्य करता है। ठीक है, किन किन क्षेत्रों को ऋण देने का कार्य करता है, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड। जैसे कि वर्ल्ड बैंक IMF में क्या फ़र्क है, ऐसे भी प्रश्न आपको पता होने चाहिए कि वर्ल्ड बैंक जो है वो किस क्षेत्रों को ऋण प्रदान करता है, IMF जो है वो किस क्षेत्रों से ऋण प्रदान करता है। चूँकि दोनों का ही जब नेचर एक है, तो क्या कारण था इनको स्थापित करने का, ये सब आपको फ़र्क पता होने चाहिए। इसी तरह आप मुझे एडीबी के बारे में बताइए। चलिए, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व को अर्थ गार्जियन अवार्ड प्राप्त हुआ। सिंपलीवाल टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, पाराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी, पाराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व को अर्थ गार्जियन अवार्ड प्राप्त हुआ। और इसके बारे में देखें तो पाराम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को बाघों और जैव विविधता के संरक्षण में अपने प्रयासों के लिए अर्थ गार्जियन अवार्ड जो है वो प्राप्त हुआ। तो ये जो कंजर्वेशन है, जो टाइगर रिजर्व जो है, ये इसने बाघों और जैव विविधता के क्षेत्र में, संरक्षण के क्षेत्र में काफ़ी सराहनीय, प्रशंसनीय कार्य किया, जिसके कारण इसको अर्थ गार्जियन अवार्ड जो है वो प्राप्त हुआ है। और ये देखा जाए, यह पुरस्कार किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये नेट वेस्ट ग्रुप, ठीक है, ग्रुप इंडिया के द्वारा यह पुरस्कार जो है वो स्थापित किया गया था। तो देखा जाए, ये जो नेट वेस्ट जो इंडिया ग्रुप है वो अगर किस चीज़ का हिस्सा है, तो एक पहल चलाई गई थी, उस पहल का ये हिस्सा है जिसमें कि भारत में जितने भी जैव विविधता के जो क्षेत्र हैं, उन जैव विविधता की सुरक्षा करना, और सुरक्षा के द्वारा जो भी जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए जो काम कर रहे हैं, जो व्यक्ति हैं, जो संस्थाएं हैं, ठीक है, उनके प्रयासों को सम्मानित करना। और इसी कारण से पाराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व को क्या किया गया है, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अर्थ गार्जियन अवार्ड से। ठीक है, इसके बारे में बात करें पाराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व के बारे में, तो ये पूर्ववर्ती पाराम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य भी इसमें शामिल है इसमें, और जो कि 391 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो इसमें पूर्ववर्ती पाराम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य भी शामिल है पाराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में। और इसके बारे में, लोकेशन के बारे में बात करें तो यह केरल के पलक्कड़ जिले में एक संरक्षित क्षेत्र है, उसकी स्थापना 1973 में हुई थी। ठीक है, तो अगर इसके बारे में लोकेशन की बात करें तो ये अभयारण्य जो है फ्रेंड, आपने अन्नामलाई पहाड़ी सुना होगा, तो अन्नामलाई पहाड़ियाँ और जो नेलियाम पत्ती जो पहाड़ियाँ हैं, उन्हीं के बीच में, उनके बीच की पहाड़ियों की जो संगम श्रेणी पर ये आपका पाराम्बिकुलम जो है वो पाराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व जो है वो स्थित है। और इस टाइगर रिजर्व के संगम रेंज के एक भाग, जिसका क्या नाम है, करियानथोला, को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भारत और किस देश के द्वारा 8वां नवाचार दिवस आयोजित किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया 8वां नवाचार दिवस, किसके द्वारा, भारत और किस देश के द्वारा, स्वीडन, फ्रांस, चीन, जर्मनी। करेक्ट आंसर इज ए, स्वीडन के द्वारा। स्वीडन और भारत ने मिलकर के 8वां नवाचार दिवस जो है आयोजित किया है। इसके बारे में देखा जाए तो भारत और स्वीडन ने 26 अक्टूबर को 8वां नवाचार दिवस आयोजित किया है। स्वीडन में भारत के दूतावास, इंडियन
स्वीडन इंडिया बिजनेस काउंसिल और भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सहयोग से इंडिया अनलिमिटेड द्वारा एक्सेलरेटिंग इंडिया ग्रीन ट्रांजिशन विषय पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम की मेजबानी की गई। और इसके बारे में देखा जाए तो इंडिया अनलिमिटेड की स्थापना फ्रेंड देखिए 2013 में किया गया था और भारत और स्वीडन के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो इंडिया अनलिमिटेड की स्थापना 2013 में किया गया था किसके संबंधों को मजबूत करने के लिए, सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत और स्वीडन के बीच। इसी के द्वारा इसका आयोजन किया गया है जो 8वां नवाचार दिवस था स्वीडन और भारत के बीच में। इस ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान देख लीजिए क्या था कि दोनों देशों के जो प्रतिनिधियों ने जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं और ग्रीन ट्रांजिशन के संभावित समाधानों पर चर्चा किया है। थीम देख लीजिए, अभी हम लोगों ने पहले भी बात किया, एक्सेलरेटिंग इंडिया स्वीडन ग्रीन ट्रांजिशन थीम के तहत जो है इस ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि बाजार पूंजीकरण के क्षेत्र में HUL को हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे कर 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई? ICICI, HDFC, SBI या फिर RBI? तो करेक्ट आंसर इज ए, ICICI बैंक जो है वो HUL को पीछे छोड़ करके 5वीं सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी बन गई है। तो 25 अक्टूबर 2021 को निजी क्षेत्र के ऋणदाता ICICI बैंक, निजी क्षेत्र के जो ऋणदाता बैंक है ICICI बैंक ने हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाजार पूंजीकरण को पार कर बाजार मूल्य के हिसाब से 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई। ठीक है, तो बाजार मूल्य के हिसाब से 5वीं सबसे बड़ी कंपनी जो बन गई वो ICICI बैंक बन गई। किसको पीछे छोड़ा? HUL को, यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़ करके। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो ICICI बैंक का बाजार पूंजीकरण MCAP जो है वो 5.83 लाख करोड़ है, जो कि HUL के 5.7 लाख करोड़ से थोड़ा ऊपर है। ठीक है, थोड़ा सा ही फर्क है, लेकिन फिर भी इसने ICICI बैंक ने HUL को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, किसमें? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो। चलिए आगे चलते हैं और आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा अपने राज्य में 34 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई? तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरला? तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B, यानी कि उड़ीसा सरकार के द्वारा 34 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई। तो उड़ीसा सरकार ने राज्य में 34 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो जो चिल्ड्रन फ्रेंडली जो पुलिस स्टेशन है, मतलब बच्चे जो है वो पुलिस के सामने, उस थाने के सामने अपने आप को थोड़ा सा एक तरीके से फ्रेंडली तरीके से बिहेव किया जाता है कि बच्चे जो है अपनी समस्याओं को ईजिली जो है वो बता सकें पुलिस के सामने या फिर थाने के सामने अपनी बातों को। ऐसे पुलिस स्टेशनों का स्थापना की जाएगी उड़ीसा में। ठीक है, तो इन सभी थानों में बच्चों के लिए एक विशेष सुविधाएं होंगी। ठीक है, और उनके पास क्या होगा? उनके पास एक विशेष लोगो होगा, पट्टिकाएं होंगी, साथ ही बच्चों के लिए छोटे पुस्तकालय भी होंगे। बात करें उड़ीसा के अन्य चीज़ों के बारे में तो अगस्त 2021 में देखा जाए तो उड़ीसा लेट्स रीड अभियान शुरू करने वाला पहला राज्य था, जिसका उद्देश्य क्या था? पुलिस स्टेशनों को बच्चों के लिए अधिक अनुकूल बनाना। ठीक है, अधिक अनुकूल बनाना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेट्स रीड अभियान, ऐसे प्रश्न बनते हैं फ्रेंड डायरेक्ट PCS में। आप लोगों ने इवन अभी एग्जाम भी दिया होगा तो इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। चलिए आगे चलते हैं और आगे हमारा प्रश्न है कि हाल ही में स्वास्थ्य बीमा के लिए जनरल इंश्योरेंस ने किस कंपनी के साथ समझौता किया? गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पे या फिर एयरटेल पे? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A, गूगल पे के साथ स्वास्थ्य बीमा के लिए जनरल इंश्योरेंस ने समझौता किया है। तो जनरल इंश्योरेंस ने गूगल पे के साथ अपने तकनीकी सहयोग की घोषणा की है। ठीक है, यह उपयोगकर्ताओं को गूगल पे ऐप पर त्वरित और परेशानी मुक्त तरीके से जनरल का स्वास्थ्य बीमा खरीदने में सक्षम करेगा। ठीक है, तो जनरल स्वास्थ्य बीमा खरीदने में सक्षम करेगा कौन? आपका गूगल पे ऐप जो है उस पर त्वरित और परेशानी मुक्त तरीके से। यह सहयोग देखा जाए देश के किसी बीमा कंपनी के साथ गूगल पे का पहले ऐसा गठबंधन है और यह ग्राहकों को गूगल पे स्पॉट पर स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रम संभाव का शुभारंभ किया गया?
सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय। करेक्ट आंसर इज ए, सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जिसका नाम है संभाव्य की शुभारंभ किया गया। तो केंद्रीय एमएसएमई मंत्री हैं नारायण राणे ने, इन्होंने 27 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रम 2021 संभाव का शुभारंभ किया है। योजना को देखा जाए जो किसके द्वारा किया गया है, मंत्रालय जो है वो है आपका सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा ये संभाव्य का शुभारंभ किया गया है। ये जागरूकता कार्यक्रम है। उद्देश्य क्या है, इस अभियान के दौरान कॉलेज के जो छात्रों को ऑडियो वीडियो फिल्म प्रस्तुति के माध्यम से एमएसएमई मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया जाएगा। तो जितने भी छात्र हैं, एक तरीके से जागरूकता अभियान है ये। संभाव्य किसका है जागरूकता अभियान? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का अभियान है। और जितने भी इस मंत्रालय के द्वारा जो कोई भी योजनाएं जो बनाई गई हैं, जो लागू की गई हैं, जो चल रही हैं, उन सब से अवगत कराना किसको? ये जो छात्र हैं किस किस माध्यम से, वीडियो और ऑडियो के माध्यम से, फिल्म की प्रस्तुतियों के माध्यम से, जितने भी इस मंत्रालय के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, जो चल रही है, या फिर जो भी आने वाले दिन में जो योजना चलाई जाएगी जिन जिन क्षेत्रों में, उससे अवगत कराना, उसके प्रति जागरूक कराना, यही उद्देश्य है आपका संभाव्य का। ठीक है। इस अभियान के दौरान देखा जाए तो जो कॉलेज के छात्रों को ऑडियो वीडियो फिल्म प्रस्तुति के माध्यम से एमएसएमई मंत्रालय द्वारा, सेम वही लाइन आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा सॉलिड फ्यूल करियर रॉकेट से सैटेलाइट का सफल लॉन्च किया गया? चीन, जापान, फ्रांस, अमेरिका। करेक्ट आंसर इज ए, चीन के द्वारा सॉलिड फ्यूल करियर रॉकेट से सैटेलाइट का सफल लॉन्च किया गया है। तो 27 अक्टूबर की बात है जब चीन ने कुआइझोउ 1A नामक कम लागत वाले छोटे ठोस ईंधन वाहक रॉकेट के से एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ठीक है, तो ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह से इसने जो है वो कुआइझोउ 1A से इसने एक रॉकेट लॉन्च किया है नाम से, जो कि काफ़ी लागत में कम है और कम लागत वाले हैं और छोटे और ठोस ईंधन वाहक रॉकेट से इसने किया है। इसमें देखा जाए तो यह उत्तर पश्चिमी गांसू प्रांत में झाओकॉन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो अगर इसके बारे में देखा जाए तो कुआइझोउ 1A का अर्थ है फास्ट शिप, और यह एक कम लागत वाला छोटा सॉलिड फ्यूल करियर रॉकेट है जिसकी तैयारी की अवधि कम है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, रॉकेट का नाम ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, किस देश के द्वारा लॉन्च किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, ये तो हमारे 10 MCQs थे। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि आज के फैक्ट्स ऑफ द डे में क्या है। तो फैक्ट्स ऑफ द डे में सबसे पहला है कि भारतीय मूल की अनीता आनंद को नई रक्षा मंत्री बनाया गया है। कहाँ का? कनाडा का। ठीक है, तो कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी, कौन बनी? अनीता आनंद बनी, जो कि एक भारतीय मूल की हैं। पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं जिनका नाम है कल्याण कुमार। तो कल्याण कुमार जो है वो कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं किसके? पंजाब नेशनल बैंक के। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुमन। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुमन जो है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जिसका नाम क्या है? ISI। ठीक है, उसके प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण फ्रंट होना चाहिए था, अधिकरण नहीं होना चाहिए। ठीक है, ने कचरा प्रबंधन में, चलिए सही है, NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कचरा प्रबंधन में विफलता को लेकर के गाजियाबाद नगर निगम पर जुर्माना लगाया। कितने का जुर्माना लगा? 1 करोड़ का। तो NGT ने 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गाजियाबाद नगर निगम के ऊपर। ठीक है, चूंकि वो जो आपका कचरा प्रबंधन में विफल रहा है, सफल नहीं रहा। देखिए, गाजियाबाद सबसे पॉल्यूटेड भी है। ठीक है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया है, मनाया जा रहा है, जो कि कब तक चलेगा? सप्ताह है तो 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलेगा। इस वर्ष की थीम क्या है? स्वतंत्र भारत @75, सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता। ठीक है, स्वतंत्र भारत @75, सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता। ठीक है, ये सतर्कता जागरूकता सप्ताह है। आयसर मोटर्स लिमिटेड ने कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया। किसे नियुक्त किया? सिद्धार्थ लाल को किया है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जीवनी। कमला हैरिस
फेनोमेनल वुमेन नामक पुस्तक लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई है? चिंदानंद राजखट्टा के। ठीक है, तो चिंदानंद राजखट्टा के द्वारा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं जिनका नाम है कमला हैरिस, इनकी जीवनी लिखी गई इनके ऊपर, जिनका नाम, क्या नाम है उस पुस्तक का? कमला हैरिस, फेनोमेनल वुमेन। मोटोजीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 के जो विनर बने हैं वो फेरबिया देखा जाए तो क्वार्टारो, ठीक है, क्वार्टारो को बनाया गया है। ये किसका? मोटोजीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 के। भारतीय सेना का 75वां इन्फेंट्री दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 27 अक्टूबर को मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाने माने कार्टूनिस्ट की 100वीं जयंती पर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। उन कार्टूनिस्ट का नाम क्या था? R.K. लक्ष्मण। ठीक है, नेक्स्ट है जेनेवा स्थित वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का 2021-22 के लिए अध्यक्ष चुना गया है। कौन है? इन्वेस्ट इंडिया, भारत सरकार के भीतर एक युवा स्टार्टअप को चुना गया। ठीक है, देखा जाए इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के फिर से अध्यक्ष बनाए गए के माधवान। ठीक है, तो के माधवान जो है वो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के पुनः जो है फिर से अध्यक्ष बनाए गए हैं। विश्व का सबसे विशाल प्राचीन शराब कारखाना का जो अवशेष प्राप्त हुआ है वो इजराइल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये विश्व का सबसे विशाल प्राचीन शराब कारखाना है, अवशेष इजराइल से। नेक्स्ट है कि वह तूफान जिसने पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड को प्रभावित किया, उसका नाम क्या है? ओरोर। ठीक है, तो ओरोर जो तूफान आया था उसने पोलैंड को, जर्मनी को, फ्रांस को, नीदरलैंड को प्रभावित किया है। हाल ही में तिल दिवस मोल डे मनाया गया है, जिसका कब मनाया गया? 23 अक्टूबर को मनाया गया। विषय क्या था? डिस्पिका मोल मी। ठीक है, चलिए ये थे हमारे 10-15 फैक्ट्स ऑफ द डे। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल में। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल में सबसे पहला स्पेशल है कि हाल ही में भारत के किस शहर में जीका वायरस का जो पहला केस आया है, जो पहला मरीज आया है वो कानपुर से आया। ठीक है, तो कानपुर उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पे देश का पहला जो है जीका वायरस का पहला मरीज जो है वो केस आया है। नेक्स्ट है कि जो दिल्ली की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किस स्थान को शामिल किया गया है? अयोध्या। ठीक है, अयोध्या को शामिल किया गया है। अगला है, हाल ही में एनजीटी ने कचरा प्रबंधन में विफलता के लिए, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि एनजीटी ने यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गाजियाबाद नगर निगम के ऊपर लगाया है कचरा प्रबंधन में, चूंकि वो सफल नहीं रहा। पंचायती राज दिवस देखिए 24 अप्रैल को मनाया जाता है और इस अवसर पर यूपी में कितने ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय सम्मान मिला था? तो 29। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य है में उच्च उपज देने के लिए वार्षिक राज्य स्तरीय गन्ना प्रतियोगिता आयोजित करता है? भारत का ये राज्य है जो उच्च उपज देने के लिए वार्षिक राज्य स्तरीय गन्ना प्रतियोगिता का आयोजन करता है, वो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो फ्रेंड ये थे हमारे फैक्ट्स ऑफ द डे। आज का वर्क आपको मैंने बोला ना कि IMF, वर्ल्ड बैंक और ADB के बारे में देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, IMF, वर्ल्ड बैंक और आपका ADB, इसके बारे में तो अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी हम काफ़ी आप लोग के आंसर्स मुझे बहुत कम मिल रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप लोग एक ही आंसर करो, जैसे कि अगर मैंने 3 बोला तो कम से कम ADB के बारे में 1 लाइन ही बताओ, लेकिन प्लीज़ फ्रेंड बताओ। और बाकी आपको डेली जो करंट अफेयर्स की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप के डिकोड एग्ज़ाम में मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और फिर उसके बाद जितने भी डेली जितने भी क्लासेस होती है करंट अफेयर्स से, उसके संबंधी जो PDF है वहाँ आपको अवेलेबल होगी। वहाँ पे जा करके डिकोड एग्ज़ाम के टेलीग्राम ग्रुप में जा करके वहाँ पे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।